हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है हेटेरोसिस। सो फार हमने देखा कि हाइब्रिड्स कैसे बनते हैं और क्या टेक्निक्स उसमें यूज़ होती हैं एंड हाउ दे आर बिहेविंग सुपीरियर टू द इनब्रिड्स या नॉर्मल वेराइटी से सुपीरियर बिहेव करते हैं। बट ऐसा क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है, वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी कि हेटेरोसिस में पढ़ेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास एंड अपोलोजाइज, मंडे को आप लोगों की क्लास डिलीवर नहीं हो पाई, आई वाज बिजी समवेयर, तो उसके लिए माफ़ी। और एज यू नो, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7 PM हमारा प्रीमियर होता है ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड डाउट्स क्लास बीच बीच में हम सैटरडेज में लेते हैं, जहां अपने प्रीवियस जो भी आपकी क्लासेस हुई है उनके डाउट्स के क्वेश्चंस जो हैं आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के, जैसे कि जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, सब्जेक्ट वाइज क्विज, और ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। जस्ट आपको करना क्या है, इसको डाउनलोड करना है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन एंड चैट बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड करने के बाद इसमें लॉगिन करके आपको एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जो सुबह से शाम तक, यानी कि सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक आपको एग्रीकल्चर कंटेंट देता रहता है, जो किसी भी एग्रीकल्चर प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सारी क्लासेस आपको टाइमली नोटिफाई हो जाएं और आप टाइमली उन्हें अटेंड कर सकें। और अब शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है हेटेरोसिस। हेटेरोसिस क्या होता है ये आप सभी को पता है, और एक जो सबसे पेट क्वेश्चन है जो हर बच्चे को रटा हुआ होता है, हु गेव द हेटेरोसिस, राइट? सो अगर हम डेफिनेशन की बात यहाँ पर करें, सो लेट मी हैव अ पेन हियर, है ना? सो व्हाट इज हेटेरोसिस? हेटेरोसिस क्या है? सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड। जब हाइब्रिड सुपीरियर बिहेव करता है, अच्छा बिहेव करता है, तो हम इस चीज़ को, इस फिनोमिना को हेटेरोसिस कहते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी आपको बताया था कि हम ऑलरेडी हाइब्रिड फॉर्मेशन कैसे होती है ये पढ़ चुके हैं। हमें ऑलरेडी ये पता है कि एक हाइब्रिड हमेशा एक वेराइटी से या एक इनब्रिड से सुपीरियर बिहेव करता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? सो दैट इज बिकॉज ऑफ हेटेरोसिस। क्योंकि जब दो इनब्रिड्स के बीच क्रॉस होता है तो एक फिनोमिना होता है हेटेरोसिस, जिसकी वजह से सुपीरियर हाइब्रिड का जन्म होता है। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, राइट? तो ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, राइट? ये दोनों पेरेंट्स जो हैं आपके जब क्रॉस करवाते हैं तो आपको F1 हाइब्रिड्स मिलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि F1 हाइब्रिड्स ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा टॉल, ज़्यादा विग्रस हैं एज कंपेयर टू बोथ द पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स से ज़्यादा बेटर हैं। तो इस फिनोमिना को, जब आपके हाइब्रिड्स पेरेंट्स से बेटर होते हैं, सुपीरियर होते हैं, इस फिनोमिना को ही हेटेरोसिस कहा जाता है। हेटेरोसिस की जो ये टर्म है, ये शल ने दी थी इन 1914। तो बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, एंड स्टिल समहाउ एग्जाम्स में अभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? सो हेटेरोसिस वाज गिवन बाय शल इन 1914। 1914 में शल ने कहा कि ये जो सुपीरियर बन रहे हैं, ये जो हाइब्रिड्स हैं, कि सुपीरियर हैं, ये किस वजह से हैं? ये हेटेरोसिस की वजह से हैं। इस टर्म को, इस फिनोमिना को हम हेटेरोसिस कहेंगे। सो ये जो टर्म है हेटेरोसिस, ये शल ने दी थी। नाउ अब हमें आगे क्या पढ़ना चाहिए हेटेरोसिस के बारे में, राइट? सो आगे हम हेटेरोसिस के बारे में जानेंगे कि हेटेरोसिस कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस इज देयर? अब आप कहेंगे मैम अभी तो आपने बताया सुपीरियोरिटी इज हेटेरोसिस, लेकिन सिर्फ सुपीरियोरिटी नहीं, सुपीरियोरिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। किससे सुपीरियर? सुपीरियर तो है, पर किससे सुपीरियर है वो आता है टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस में।
इसमें सबसे पहला आता है एवरेज हेटेरोसिस। एवरेज हेटेरोसिस का मतलब है कि जो दोनों पेरेंट्स का एवरेज जो आएगा है ना, जो भी ट्रेट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसकी स्टडीज हम कर रहे हैं, उसका जो एवरेज होगा, आपका हाइब्रिड उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको एवरेज हेटेरोसिस कहते हैं, है ना। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसमें आएगा F1 जो हाइब्रिड्स हैं आपके, उनका मीन माइनस मिड पेरेंटल वैल्यू अपॉन मिड पेरेंटल वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दिस इज पेरेंट 1 एंड दिस इज पेरेंट 2। ठीक है, ये दो पेरेंट्स हैं, हम मान लीजिए इनकी हाइट का क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर हम देख रहे हैं पेरेंट 1 की जो हाइट है ये आपकी 50 सेंटीमीटर की है और पेरेंट 2 की जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर की है। ठीक है, पेरेंट 1 की 50 है, पेरेंट 2 की 100 है। अब इन दोनों का जब क्रॉस हुआ और इनने जो हाइब्रिड बनाया है ना, दिस इज हाइब्रिड, ये हाइब्रिड क्या है, F1 है। इस हाइब्रिड की जो हाइट आ रही है वो आ रही है इन दोनों का एवरेज। इन दोनों का एवरेज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 100 प्लस 50 इज 150 एंड डिवाइड बाय 2, राइट। 150 डिवाइड बाय 2 यानी कि 75, राइट। 75 इन दोनों का एवरेज है, यानी कि इस हाइब्रिड की जो वैल्यू है ये इस 75 से ज्यादा है। अगर इस हाइब्रिड की वैल्यू 80 सेंटीमीटर है ना, तो वो इस 75 से ज्यादा है, लेकिन सुपीरियर पेरेंट से कम है बेशक। अगर एवरेज से ज्यादा है तो इसको एवरेज हेटेरोसिस कहा जाता है, यानी कि आपकी हाइब्रिड की वैल्यू दोनों के एवरेज से ज्यादा है, सुपीरियर पेरेंट से कम हो सकती है, इसको एवरेज हेटेरोसिस कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज एवरेज हेटेरोसिस। तो अगर हमें यहाँ निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला से, तो हम क्या पुट करेंगे, 80 माइनस मिड पेरेंटल वैल्यू 75 अपॉन में 75। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज हेटेरोसिस की वैल्यू मिल जाएगी एंड ऑफ कोर्स इनटू 100 करना होगा, है ना, इनटू 100 फॉर्मूला में आएगा। ठीक है, तो ये होता है एवरेज हेटेरोसिस, यानी कि दो पेरेंट्स के एवरेज से अच्छा परफॉर्म करना, दैट इज एवरेज हेटेरोसिस। द नेक्स्ट इज हेटेरोबेल्टियोसिस। Heterobeltiosis. Now what is this heterobeltiosis? When your hybrid, your F1 performs better over the best parent, है ना, आपका जो हाइब्रिड है वो बेटर पेरेंट से भी अच्छा बिहेव कर रहा है, उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हेटेरोबेल्टियोसिस कहा जाता है। एक्चुअली जब हम हेटेरोसिस की डेफिनेशन बोलते हैं, सुपीरियरिटी ओवर बोथ द पेरेंट्स, एक्चुअली उस हेटेरोसिस का मतलब होता है हेटेरोबेल्टियोसिस। एवरेज हेटेरोसिस हमारे अक्सर किसी काम का नहीं होता, तो हम उसे कहीं काउंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, सो दिस हेटेरोबेल्टियोसिस, आई गेस विच कलर विल बी विजिबल ऑन दिस, येलो ही करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेटेरोबेल्टियोसिस का मतलब है, नो नॉट येलो, ब्लैक। ठीक है, P1 एंड P2। ठीक है, P1 P2 है हमारे पास। अगेन इसकी 50 सेंटीमीटर है और इसकी कितनी है, 100 सेंटीमीटर हाइट है, राइट। जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो आपको जो हाइब्रिड मिला है, यहाँ पर हाइब्रिड की वैल्यू क्या है, 120। 120। नाउ दिस 120 इज मोर देन दिस 100, है ना। ये जो वैल्यू है, हाइब्रिड की जो वैल्यू है, ये बेटर पेरेंट से भी ज्यादा है ना। जो अच्छा पेरेंट है, जो लंबा पेरेंट है, इसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोबेल्टियोसिस। जैसे कि यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, जो आपका हाइब्रिड है वो दोनों पेरेंट से अच्छा बिहेव कर रहा है ना। एक हाइब्रिड की हाइट इतनी है, एक पेरेंट की हाइट इतनी है, एक पेरेंट की हाइट इतनी है, लेकिन हाइब्रिड इससे भी लंबा है, इससे भी लंबा है, तो ये क्या है, हेटेरोबेल्टियोसिस है। दिस इज कॉल्ड हेटेरोबेल्टियोसिस। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर आता है F1 का मीन यानी कि 120, बेस्ट पेरेंट वैल्यू यानी कि 100
अपॉन बेस्ट पेरेंट वैल्यू अगेन 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। सो इसको हम हेट्रोबिल्टियोसिस कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक हेट्रोसिस, ठीक है। इकोनॉमिक हेट्रोसिस या फिर इसको हम नॉर्मली भाषा में कह देते हैं यूजफुल हेट्रोसिस। नाउ दिस इज द मोस्ट यूजफुल हेट्रोसिस दैट वी नीड, इसीलिए इसको हम इकोनॉमिक या यूजफुल हेट्रोसिस कह देते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है सुपीरियोरिटी ऑफ F1 या सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर द बेस्ट चेक। जो मार्केट में ऑलरेडी एक बेस्ट चेक है, आपका हाइब्रिड अगर उससे अच्छा परफॉर्म करता है, उससे सुपीरियर है, तभी वो मार्केट में उतरने लायक है। एग्जाम्पल देखिए, अब जैसा कि हम पीछे देख रहे थे कि अगर पेरेंट 150 है, पेरेंट 200 है और इसका जो हाइब्रिड हमें मिलता है ना, हाइब्रिड हमें मिलता है ये 120 है, ठीक है। तो ये 120 अपने सुपीरियर पेरेंट से भी ज़्यादा है, ये बहुत अच्छी बात है ना। हमारा बच्चा अगर 90% ला रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरों के बच्चे सभी 95 ला रहे हैं तो हमारा बच्चा है तो उनसे कम ही, राइट। हमारे बच्चा ला रहा है 120, ट्रेट वैल्यू इज 120, लेकिन मार्केट में इससे अच्छे हाइब्रिड्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। मार्केट में हमारे पास जो चेक है ना, द बेस्ट चेक, चेक की वैल्यू है 130, चेक की वैल्यू है 130। तो जब मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन प्रेजेंट है, मैं एक फार्मर हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, वाई आई विल बाय योर हाइब्रिड, मैं आपका हाइब्रिड क्यों खरीदूंगी? बहुत अच्छा हाइब्रिड है आपका, बेस्ट पेरेंट से भी अच्छा दिया है उसने, लेकिन मार्केट में उससे अच्छे ऑलरेडी हैं, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, फार्मर के किसी काम का नहीं है, तो वो यूज़फुल नहीं है। अच्छा होने के बाद भी यूज़फुल नहीं है, 90% लाने के बाद भी वो टॉपर तो नहीं है, टॉपर नहीं है तो कोई पूछ नहीं है, है ना। अब टॉपर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, इस चेक को पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस हाइब्रिड की वैल्यू 130 से ज़्यादा आती है, तभी ये हाइब्रिड यूजफुल होगा, इकोनॉमिकली साउंड करेगा, क्योंकि लोग खरीदेंगे तभी इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, है ना। सो इसीलिए इसको इकोनॉमिक हेट्रोसिस या फिर यूजफुल हेट्रोसिस कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव हेट्रोसिस। क्या नेगेटिव हेट्रोसिस, एक्चुअली जब भी हम डेफिनेशन बोलते हैं हेट्रोसिस की, तो हम बोलते हैं सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड, यानी कि हम नेगेटिविटी की बात ही नहीं करते, हम सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं, सुपीरियोरिटी, है ना। लेकिन नेगेटिव हेट्रोसिस भी होता है। अगर हाइब्रिड दोनों पेरेंट्स से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब उसे हेट्रोसिस कहेंगे या हेट्रोबिल्टियोसिस कहेंगे। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स से खराब बिहेव कर रहा है, तो भाई डेविएशन तो वो भी है ना। हेट्रोसिस का मतलब क्या है, डेविएशन फ्रॉम द पेरेंट्स बेसिकली, है ना। डेविएशन तो नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव हेट्रोसिस यानी कि जब एवरेज वैल्यू से भी कम आपके हाइब्रिड की वैल्यू आ रही है, तो ऐसे केसेस में उसे नेगेटिव हेट्रोसिस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 100 है ना। तो अगर हाइब्रिड की जो वैल्यू है, इनका जो एवरेज था वो था 75, है ना। अगर ये 75 से कम है, हाइब्रिड की वैल्यू 60 है या 40 है या 30 है, कुछ भी है तो वो हाइब्रिड होगा नेगेटिव हेट्रोसिस, है ना। वो हाइब्रिड क्या है, वो नेगेटिव हेट्रोसिस शो कर रहा है। तो क्या नेगेटिव हेट्रोसिस हमारे किसी काम आ सकता है? कैन वी यूटिलाइज नेगेटिव हेट्रोसिस एंड वेयर? ये है आपका होमवर्क। वैसे भी पिछले कुछ वीडियोस में आपको बड़ा छुटकारा मिल रहा था अपने होमवर्क से। तो ये होमवर्क है कि हम नेगेटिव हेट्रोसिस को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको वीडियो की कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। मैनिफेस्टेशंस ऑफ हेट्रोसिस।
अब जिनकी थोड़ी सी अंग्रेजी कमज़ोर होती है ना, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है वो बेचारे यही सोचते रहते हैं मैनिफेस्टेशंस का मतलब क्या है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि हेट्रोसिस से हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं, हेट्रोसिस क्या अच्छी चीज़ें जो हैं हमें दे रहा है, तो वो होती है मैनिफेस्टेशंस ऑफ हेट्रोसिस, या हेट्रोसिस की वजह से आपको क्या इम्प्रूवमेंट प्लांट्स में दिखाई दे रहे हैं, है ना। हेट्रोसिस होगा यानी कि अगर अच्छा हेट्रोसिस है, पॉजिटिव हेट्रोसिस है, हम सिर्फ यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव हेट्रोसिस है या अच्छा हेट्रोसिस है तो उससे आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज्ड यील्ड मिलेगी, यानी कि आपकी पैदावार अच्छी होगी। नॉर्मल वेराइटी जहाँ आपको 50 क्विंटल प्रति एकड़ दे रही थी, तो आपका हाइब्रिड आपको 70-80 क्विंटल प्रति एकड़ भी दे सकता है ना। हाइब्रिड आपको बेटर यील्ड देता है। हाइब्रिड की रिप्रोड्यूस एबिलिटी अच्छी होती है, यानी कि उसमें खाली जो आपके पॉड्स होते हैं जैसे कि आपको पल्सेस में मिलते हैं वो कम मिलेंगे। इसमें सीड सेटिंग अच्छी होती है, खाली पॉड्स कम मिलते हैं, ठीक है। मोर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी भी रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन अच्छा है यानी कि फर्टिलिटी अच्छी है ना। साइज आपको अच्छा मिलेगा, जैसे कि आप देखते हैं केला कभी कभी इतने से साइज़ की आती है बिल्कुल छोटी छोटी, कभी अच्छी मोटी मोटी आती है। ऐसे बहुत सारी आपने और वेजिटेबल्स भी देखे होंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स में ज़्यादा हाइब्रिड्स आते हैं ना, घिया है ना, और आपके अदर कोई भी वेजिटेबल्स हैं उनका साइज़, जो हाइब्रिड का जो फ्रूट होता है ना उसका साइज़ अच्छा होता है। एप्पल्स मोटे मोटे अच्छे अच्छे एप्पल्स मिल रहे हैं आपको, है ना, तो हाइब्रिड का साइज़ जो है फ्रूट साइज़ अच्छा होता है अक्सर, है ना। दिस इज़ नॉट 100%, दिस इज़ अक्सर। तो ज़्यादातर हाइब्रिड का जो फ्रूट साइज़ होता है वो मोटा अच्छा होता है, कंज्यूमर को पसंद आता है एज कंपेयर टू द वेराइटीज़ और इनब्रिड्स। इनब्रिड्स और वेराइटीज़ के फ्रूट साइज़ उतने अच्छे उतने बड़े नहीं होते हैं। एंड देखा गया है क्योंकि हाइब्रिड में क्या है, आपकी हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है ना। इसमें 2 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स मिक्स होते हैं, पेरेंट 1 से आ रहे हैं, पेरेंट 2 से आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप की एलिल्स हैं, हेट्रोजाइगोसिटी ज़्यादा है। तो ये सारी कंडीशन फेवर करती हैं अडेप्टेबिलिटी को, यानी कि हाइब्रिड की अडेप्टेबिलिटी बेटर होती है एज कंपेयर टू एनी इनब्रिड और वेराइटी, क्योंकि इसमें हेट्रोजाइगोसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जहाँ एक वेराइटी और एक प्योर लाइन या एक इनब्रिड नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए मूविंग नाउ, हेट्रोसिस तो हमें समझ आ गया। बिफोर मूविंग टू इनब्रिड्स एक और क्वेश्चन है, वो है हाइब्रिड विगर। इज द हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस सेम और डिफरेंट, है ना। आप सब लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े होंगे, आप लोगों से किसी ना किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा, अगर आपने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से एमएससी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया होगा आपसे किसी ना किसी वाइवा में, इंटरव्यू में। तो व्हाट इज हाइब्रिड इन व्हाट इज हेट्रोसिस एंड हाइब्रिड विगर, राइट। सो दीज आर द सिनोनिम टू ईच अदर। एक्चुअली जो पॉजिटिव हेट्रोसिस है, जहां पर सिर्फ सुपीरियोरिटी की बात हो सकती है, पॉजिटिव की बात होती है, उस पॉजिटिव पोर्शन को हम हाइब्रिड विगर कहते हैं। अगर हेट्रोसिस का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसको हम हाइब्रिड विगर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली नॉर्मली, है ना, नॉर्मल सिनेरियो में हम हाइब्रिड भी हेट्रोसिस भी पॉजिटिव काम के लिए यूज करते हैं। हम तो इसकी डेफिनेशन में ही ये कहते हैं सुपीरियरिटी ओवर बोथ द पेरेंट्स, राइट। सो हेट्रोसिस एंड हाइब्रिड विगर आर सिनोनिम टू ईच अदर। जनरली ये सिनोनिम है, हम इनको एक दूसरे के प्लेस पर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन एंड द सेम थिंग है। लेकिन टेक्निकली देखेंगे तो क्या डिफरेंस है कि जो आपका हेट्रोसिस है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव, है ना। आपका जो हेट्रोसिस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव हेट्रोसिस होता है उसे हाइब्रिड विगर कहते हैं। जो पॉजिटिव हेट्रोसिस होता है उसे हाइब्रिड विगर कहा जाता है, ठीक है। सो यानी कि हाइब्रिड विगर सिर्फ पॉजिटिव हेट्रोसिस को कहेंगे, सिंपल, ये जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ मूविंग टू इनब्रिड। हाइब्रिड और इनब्रिड एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट टर्म्स हैं,
हाइब्रिड में हम दो जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स का क्रॉस करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें हेटेरोसिस मिलता है, यानी कि सुपीरियोरिटी मिलती है। वहीं इनब्रीडिंग में हम दो अलग अलग पेरेंट्स नहीं लेते, हम रिलेटेड पेरेंट्स लेते हैं, है ना, जो आसपास जिनका जीनोम सेम होता है, उनके दादा परदादा कोई ना कोई मैचिंग होता है। क्योंकि जैसे कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में भी होता है, दे कैन मैरी ईच अदर्स कज़न, है ना, वो एक ईच अदर के जो कज़न्स हैं उनसे शादी कर सकते हैं, है ना, लाइक यू कैन मैरी योर मामास डॉटर। तो बेसिकली आपकी मदर के जीन आप में आए हैं, और यानी आपकी नानी जो है बेसिकली वो कॉमन है, उसकी दादी आपकी नानी है वो कॉमन है, तो वो जीन पूल जो है हाफ जीन पूल कॉमन है ना। तो इस तरीके से जो रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनकी कोई कॉमन एंसेस्ट्री होती है, या फिर प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, जो कि एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है या जो रिलेटेड इंडिविजुअल का जो क्रॉस है, उसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग। इन मतलब अंदर, ब्रीडिंग मतलब ब्रीड करना है ना। इनब्रीडिंग मतलब अंदर ब्रीड करना है, या तो सेल्फ पॉलिनेट करना है, या सिबमेटिंग करनी है, या फैमिली मेटिंग करनी है, यानी कि रिलेटेड इंडिविजुअल्स का क्रॉस कराना है जिनका जीन पूल सेम है, आसपास का है, ज़्यादा दूर नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तो उसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। सो इनब्रीडिंग इज बेसिकली ऑपोजिट टू हाइब्रिड, है ना। हाइब्रिड में हम दो जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स लेते हैं, वहीं इनब्रीडिंग में हम दो सिमिलर पेरेंट्स लेते हैं, या जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, इट इज द मीटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाय डिसेंट और हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री, जिनकी कॉमन एंसेस्ट्री होती है। कॉमन एंसेस्ट्री यानी कि जिनके पेरेंट्स सेम हो, या उनके ग्रैंडफादर सेम हो, या ग्रैंडफादर सेम हो। लेकिन अगर हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग देखें प्लांट्स में, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग इन प्लांट्स इज सेल्फ पॉलिनेशन। हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, खुद को ही पॉलिनेट करा रहा है, किसी की जरूरत ही नहीं है ना, सेल्फ सफिशिएंसी। सो दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग, है ना। तो व्हाट इज इनब्रीडिंग? क्रॉसिंग विद द रिलेटेड इंडिविजुअल और सेल्फ पॉलिनेशन, इसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। अब इस इनब्रीडिंग की वजह से हो जाता है डिप्रेशन, ठीक है। इनब्रीडिंग की वजह से क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो जाता है, तो उसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो भाई प्लांट्स के पास तो ब्रेन तो होता नहीं है आपकी तरह, तो बेचारों को डिप्रेशन कैसे हो जाता है, ये समझ नहीं आ रहा। अब एक एग्जाम्पल देखिए, अगर आपका बेसिक नेचर है, या आपका जो इंटरेस्ट है वो है कि फुटबॉल खेलनी है, मुझे फुटबॉल का प्लेयर बनना है, लेकिन मम्मी आपको रोज जबरदस्ती बिठा देती है कॉपी पेन पकड़ा के, बेटा पढ़ो, तो आप वो कॉपी पेन बेशक लेके बैठे रहते हैं, लेकिन आपका मन वहां पर नहीं लगता है ना। आपको फिर धीरे धीरे क्या होगा? आप उदास होना शुरू हो जाओगे, बिकॉज आप वो काम नहीं कर पा रहे जो आपको पसंद है, बल्कि आपको वो काम करना पड़ रहा है जो आपको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा? आप उदास रहोगे। और अगर ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चलता रहे तो क्या होगा? आप डिप्रेशन सा फील करोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे, यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर नॉट डूइंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी, राइट। द सेम इज विद द प्लांट्स। इनब्रीडिंग डिप्रेशन सिर्फ क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स में होता है। मार्क माय वर्ड्स, इनब्रीडिंग डिप्रेशन सिर्फ क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में होता है। नाउ कैसे? देखो, उनका जो नेचर है, बेसिक नेचर है, वो क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन का है। भगवान ने उनको क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए बनाया है, लेकिन आप उस प्लांट के इमेस्कुलेशन कर देते हैं, यानी कि उसके स्टेमन्स को, सॉरी इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आई एम वेरी सॉरी, उस प्लांट को आप बैग कर देते हैं और उसको ज़बरदस्ती सेल्फ करवाने की कोशिश करते हैं। यानी कि उसका बेसिक नेचर है क्रॉस पॉलिनेशन करवाना, और आप उसको ज़बरदस्ती सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। जैसे कि एक मेज़ के पौधे को, है ना, मेज़ का पौधा एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, अगर आप उसे सेल्फ करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो आप उसको वो काम पसंद नहीं है, आप उसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। जैसे कि पढ़ाई आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, तो उसमें क्या होगा? डिप्रेशन होगा। लेकिन क्वेश्चन फिर यही है,
प्लांट्स में जब ब्रेन ही नहीं है तो डिप्रेशन कहाँ से होगा? यहाँ डिप्रेशन का मतलब है उस प्लांट की एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रहेगी, है ना। यहाँ देखिए, ये अच्छा खासा प्लांट था, लेकिन इसमें हम इनब्रीडिंग करते चले गए तो इस प्लांट की हाइट रिड्यूस हो जाएगी, उसका फ्रूट साइज रिड्यूस हो जाएगा, उसके सीड सेटिंग्स कम होने लगेंगी। क्योंकि जब आपका मन नहीं लगेगा, है ना, आपका अगर मन नहीं लगेगा तो आप क्या करेंगे? खाना कम कर देंगे, आपको हेडेक्स होंगे, है ना, और आपका भूख लगना कम हो जाएगा, आपका कुछ और काम करने का मन नहीं करेगा। द सेम इज विद द प्लांट, क्योंकि आप इसे ज़बरदस्ती सेल्फिंग करवा रहे हैं तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसकी हाइट, इसका फ्रूट, इसकी प्रोडक्टिविटी, इसकी विगर, उन सब में आपको रिडक्शन दिखाई देगा। तो इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया है। इसको हमने इतनी बार इनब्रीडिंग करवा दिया कि अब वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया है। तो क्या सभी प्लांट्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है? सभी प्लांट में नहीं होता, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटेड में नहीं होता। तो सब में इक्वल होता है? बिल्कुल भी नहीं। भाई अपने अपने स्ट्रेस से लड़ने की हम सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। कोई बच्चा उससे जल्दी टैकल कर जाता है, कोई बच्चे को ज़्यादा टाइम लगता है और कोई बच्चा कर ही नहीं पाता है। सेम एज विद दिस सिचुएशन, यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जो ज़्यादा हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखाते हैं, कुछ मॉडरेट दिखाते हैं, कुछ लो दिखाते हैं या कुछ नहीं भी दिखाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बिफोर कमिंग टू द इफेक्ट्स, है ना, यहाँ पर आ जाते हैं डिग्रीज ऑफ इनब्रीडिंग, है ना। तो हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन उन क्रॉप्स में देखने को मिलता है जो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं, यानी कि जिनमें कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें लीथल और सब लीथल जीन्स होते हैं। लीथल जीन्स क्या होती हैं? अगर वो जीन एक्टिवेट हो जाती है तो वो ऑर्गेनिज्म को मार देगी, ऑर्गेनिज्म की कहानी खत्म, ठीक है। तो जब आप इनमें इनब्रीडिंग करते हैं तो ये लीथल जीन एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण प्लांट मर जाता है, यानी कि इसमें कभी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं होता। इनका एग्जाम्पल है कैरेट एंड लूसरन। तो ऐसा हो क्यों रहा है ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। लाइक पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, ठीक है, 2 पेरेंट्स हैं हमारे पास। इस पेरेंट 1 के पास कैपिटल ए है, लेकिन इस पेरेंट के पास कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है। जब आप ऐसे 2 पेरेंट्स का क्रॉस करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना, कैपिटल ए स्मॉल। तो इनमें कहीं भी स्मॉल ए एक साथ नहीं आ रहा है क्योंकि आपने क्रॉसिंग करवाया है। जब आप क्रॉसिंग करवाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे इंडिविजुअल ऐसे मिलेंगे और ये सभी जीवित रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस प्लांट में अगर आपने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, है ना, इसके नेचर क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन की है, लेकिन आपने इसको ज़बरदस्ती क्या करवा दिया? सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया। तो आपके पास यहाँ पर पेरेंट 2 है इस तरीके से, कैपिटल ए स्मॉल ए। आपने इसकी सेल्फिंग करवा दी तो आपको मिलेगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तीनों तरीके के इंडिविजुअल्स मिलेंगे, राइट। ये और ये तो लाइव रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट विल डाई, ये मर जाएगा, क्योंकि ये जो जीन है ये एक लीथल जीन है। क्या है? एक लीथल जीन है। जो लीथल जीन एक्टिवेट हो गया है, लीथल जीन अक्सर रिसेसिव नेचर में होते हैं। अगर बाई चांस लीथल जीन डोमिनेंट नेचर में होंगे तो ये सारे मर जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, वो तो क्रॉसिंग में भी होगा। तो लीथल जीन हमेशा रिसेसिव नेचर में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो लीथल जीन एक्टिवेट हो जाते हैं और पौधा मर जाता है। तो उसकी विगर मतलब आपको जो है कम हाइब्रिड्स मिलेंगे। लाइक आपको 4 प्लांट्स मिल रहे हैं, उनमें से एक तो मर ही रहा है ना, 1/3 पॉपुलेशन इज गोइंग देयर। तो इसी वजह से 1/4, राइट। तो इसकी वजह से क्या है कि इनमें हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, क्योंकि इनमें लीथल जीन्स होते हैं और वो कलेक्ट होते हैं, और कलेक्ट होने की वजह से क्या होता है? पौधा मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मॉडरेट यानी कि पौधा मरता तो नहीं है, है ना, लेकिन
थोड़ा सा हाइट रिड्यूस हो गया है, थोड़ा यील्ड में फ़र्क आ गया है, पहले वाली बात नहीं रही है ना. सो दैट इज़ मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन. मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी सीन इन मेज एंड ज्वार यानी कि शोरगम. उसके बाद आता है लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन. लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इफेक्ट तो आता है बट दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट. अगर हमें नॉर्मली क्रॉसिंग से या हाइब्रिड से मान लीजिए 50 क्विंटल मिल रहा था, तो इनब्रिड से हमें 48 क्विंटल मिल रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं है ना. तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें डिप्रेशन तो आया है लेकिन लो आया है, तो ऐसी क्रॉप्स को हम कहते हैं लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन. उसके बाद आती है नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिनमें कोई डिप्रेशन नहीं होता, एंड दैट इज योर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स. क्योंकि मैंने बताया ना कि आप इनकी जो मर्जी है उनसे अपोजिट काम करा रहे हैं. अब यहाँ पर इनका नेचर ही सेल्फ पॉलिनेट करना है, भगवान ने बनाया ही इनको सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए है. तो इनको सेल्फ पॉलिनेशन करने में क्या जो है प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो इनमें कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा सेल्फ पॉलिनेशन के कारण, क्योंकि ये ऑलरेडी बने ही सेल्फ पॉलिनेशन के लिए है. तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन के क्या इफेक्ट्स हैं? ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें लीथल और सब लीथल जीन्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं ड्यू टू सेल्फिंग, या फिर आप क्रॉस एंसेस्ट्री से जब क्रॉस करवाते हैं तो जो रिसेसिव जीन्स हैं उनके पास आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और जिसके कारण लीथल सब लीथल जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं. देन रिडक्शन इन विगर. प्लांट की जो विगर है उसमें रिडक्शन मिलेगा, उसकी हाइट इतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी जैसे पहले बढ़ रही थी, वो इतना हेल्दी नहीं दिख रहा है जितना पहले दिख रहा था, उसके विगर में कमी आ जाएगी, है ना. इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी. ऑफ कोर्स अगर आप सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी. यील्ड में रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा. रिप्रोडक्शन एबिलिटी में आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा. तो ये सब इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण होता है. साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस फॉर्म होने लगती हैं. जब आप बार बार इनब्रीडिंग करते हैं तो क्या होता है, एक तरफ तो कैपिटल एलिल्स एक्यूमुलेट होती रहती है और एक तरफ रिसेसिव एलिल्स एक्यूमुलेट होती रहती हैं. इसके पास कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आ रहा है, इसके पास स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आ रहा है. तो इसके कारण जब आप 5-6 जनरेशन या लॉन्गर टाइम इवोल्यूशन में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि इसमें सब कैपिटल्स आ गए, इसमें सब स्मॉल आ गए हैं. तो ये जो लाइन्स जो बराबर थी, है ना, जो लाइंस एक लेवल पर थी, अब वो ऐसे हो गई हैं. इसमें सारे कैपिटल्स हैं, इसमें सारे स्मॉल हैं, सारे इन द सेंस ऑलमोस्ट 100%, बट इट कैन बी 99.9, राइट. तो ये जो लाइंस हैं ये अब डिस्टिंक्ट लाइंस बन गई, या इनको आप अलग से पहचान सकते हैं, इनको आप अलग से पहचान सकते हैं. दिस इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट लाइन फॉर्मेशन. क्योंकि इनब्रीडिंग जब आप करते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन जब आप करते हैं तो होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है. एक तरफ अगर कैपिटल्स की होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है और एक तरफ स्मॉल्स की होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है, तो वो एक अलग अलग लाइंस बन जाती हैं, डिस्टिंक्ट लाइंस बन जाती हैं. तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग. ये इनब्रीडिंग के इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा हेट्रोसिस. दीज आर योर अदर बैचेस गाइज. इफ यू वांट टू एनरोल इन झारखंड एफएसओ यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर और IBPS AFO कंप्लीट बैच, यू कैन एनरोल. दीज बैचेस आर अवेलेबल ऑन योर एप्लीकेशन एंड वेबसाइट ऑफ अड्डा 24/7. साथ ही साथ ICAR का रिकॉर्डेड बैच भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, विच यहाँ पर जो पोर्शंस जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी के हैं दैट आर कवर्ड बाय मी. पैथोलॉजी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी का जो पोर्शन है दैट इज कवर्ड बाय हीना मैम. ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज देयर इन द महापैक. तो महापैक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत सारे एग्जाम्स की एक साथ तैयारी करना चाह रहे हैं. इधर आई एम अ स्टूडेंट, आई वांट टू गिव IBPS AFO, बट IBPS AFO में नहीं हुआ तो MSc के लिए भी तैयारी कर लेते हैं. साथ साथ बीच में क्रिब्को, इफ्को जैसे एग्जाम आएंगे वो भी हमें प्रिपेयर करने हैं.
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी एक साथ होती है। ये जो सारे बैचेस आप देख रहे हैं, ये सारे आपको एग्रीकल्चर महापैक में इंक्लूड होकर मिलते हैं। ना सिर्फ बैचेस की क्लासेस, यहाँ पर उनकी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए और उनकी ई बुक्स वो भी इसमें अवेलेबल है, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी जो है एग्रीकल्चर महापैक से कर सकते हैं। तो ये पूरे साल का नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम की तरह सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है अड्डा 24/7, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 का, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस, सारी टेस्ट सीरीज, सारी ई बुक्स सब कुछ अवेलेबल होता है। द फीस फॉर दिस इज 7,359 फॉर 1 ईयर। एक पूरे साल के लिए आपकी जो फीस है वो 7,359 है। बट अगर आपको लगता है कि 6 महीने में तैयारी हो जाएगी तो इसमें 6 मंथ्स का भी ऑप्शन होता है, आप वो भी इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस यहाँ जो चैट में लिंक गिवन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनिए और एग्रीकल्चर महापैक पर क्लिक करके आप इसकी सारी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करते टाइम यू कैन यूज दिस कोड फॉर डिस्काउंट, दैट इज Y448। 4 + 4 8 होते हैं, ठीक है। Y448 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट विल गिव यू 77% डिस्काउंट ऑन योर एग्रीकल्चर महापैक एंड अदर बैचेस टू। ओके, तो यहाँ पर हम जो है अपनी क्लास समाप्त करते हैं। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, लेकिन डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। क्लासेस कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी नेट या प्लांट साइंसेस से तैयारियां कर रहे हैं या फिर जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।